सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है। तो हम थ्योरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ। तो देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में कौन कौन से क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं। तो चलते हैं। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, गिव एग्जाम्पल। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, हमने देखा था, यहां पर हम बना लेते हैं। ओके राइट, तो मैंने एक स्लरी बनाया था, पेस्ट बनाया था, है ना, और उसको छान दिया था। कैसे छाना था, एक बीकर लिया, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा। कौन सा कपड़ा रखा था, चीज क्लॉथ या कॉटन, क्या है, चीज क्लॉथ या और क्या बोल सकते हैं, कॉटन। ठीक है, और मैंने जो स्लरी बनाया था उसमें मैंने पानी की जगह क्या ऐड करा था, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या ऐड किया था, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। लिक्विड फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, तो वो छन के आ जाएगा यहाँ नीचे। राइट, तो यहाँ आ गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये किसका पूल बना, पानी का क्या, नहीं, ये किसका पूल बना बताया, एसिड का पूल बना। इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ, एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या बोलती हूँ, जल्दी बताइए, एसिड सॉल्यूबल पूल, क्योंकि ये किसका पूल है, एसिड का पूल है, ना कि बताइए पानी का। यहाँ पर ये इसको मैं क्या बोलूंगी, एसिड इनसॉल्यूबल पूल, क्योंकि यहाँ पर एसिड नहीं रुक रहा है। राइट, तो ये क्या है, एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ओके, तो बेटा देखिए, एसिड सॉल्यूबल पूल जो होता है, क्या होता है, एसिड सॉल्यूबल पूल है। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होता है, जिसका साइज छोटा होता है, वो आ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जो एसिड सॉल्यूबल पूल में होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। राइट, या मैं बोलूं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलूंगी, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, यहां पर आते हैं आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स। वहीं पर इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन प्रेजेंट होगा, जिनका साइज बड़ा बड़ा होगा। राइट, जो इस छन्नी से छन के नहीं आ पाए। ओके, इस छन्नी से जो छन के नहीं आ पाए, उनको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। इसको हम कहेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो बेटा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, तो देखिए, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल किसको हम कहते हैं, जिनका साइज जो होता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं, जिनका साइज जो होता है बेटा, वो किससे ज्यादा होता है, 1000 डाल्टन से अबव होता है। किससे होता है, 1000 डाल्टन से, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अबव होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट above then कितना, 1000 डाल्टन्स, कितना
1000 डाल्टन्स, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और जिसका बिलो 1000 डाल्टन होता है, जैसे कि 800 डाल्टन, उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बिलो 1000 उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा मैक्रोमोलिक्यूल में कौन आते हैं, बताइए, मैक्रोमोलिक्यूल में कौन आते हैं आपके, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन आता है बेटा आपके, यहां पर बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आपका आएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट। राइट, और क्या आएंगे, यहां पर आएगा प्रोटीन, और कौन आएगा, न्यूक्लिक एसिड, कौन आएगा, न्यूक्लिक एसिड, एंड कौन आएगा, जल्दी बताइए, लिपिड। ओके, बट ये तीन जो है ना बेटा, ये जो तीन है ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है। ये तीनों जो है वो क्या है, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है। क्यों बोल रही हूं मैं ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इनका जो वेट है बेटा वो कितना है, बताइए, इनका वेट अबव 1000 डाल्टन है, राइट। बट यहां पर जो लिपिड है ये क्या है, नॉट ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, यहां पर ये जो ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहते हैं, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं होता, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए यहां पर हमने ये चीज तो पढ़ ली, राइट। चलिए, तो क्या कहना है इनका, व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल, गिवन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी हमने दे दिए मैक्रोमोलिक्यूल के। तो देखिए, केमिकल कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, वो केमिकल कंपाउंड जो कि कहाँ मिल रहे हैं बेटा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, उन्हें हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। एज सजेस्टिव ऑफ इट्स नेम, इट्स मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है लाई अबव 1000 डाल्टन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कहां पर लाई करता है, अबव 1000 डाल्टन। कॉन्सिक्वेंटली माइक्रोमोलिक्यूल है मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। माइक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स है मैक्रोमोलिक्यूल्स के, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। Except for lipid, all the other macromolecules including carbohydrate, protein, nucleic acid are the polymeric substance, right? तो यहाँ पर प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स मतलब लिपिड हो गया, और आपका न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे बेटा क्या है, क्या है, जल्दी बताइए, मैक्रोमोलिक्यूल है। बट यहाँ पर लिपिड को छोड़ के बाकी सारे क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, राइट। मतलब ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, चले तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। जो बच्चे अभी अभी आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्या समझते हो आप टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से? तो क्या होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और कहां पर प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। तो मैंने आपको कहा था कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। और क्या था? और था एग्जाम्पल मायोग्लोबिन। क्या था? मायोग्लोबिन। राइट? ये तो किसके एग्जाम्पल हो गए? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के। अब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता कैसे है? ओके, तो हमने क्या बोला था बेटा कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, क्या होती है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें क्या हो जाती है? फोल्डिंग होती है। क्या होती है? फोल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है? फोल्डिंग हो जाती है। तो क्या बनता है बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या मैंने आपको बताया था? आयोनिक बॉन्ड बताया था, मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था, मैंने पेप्टाइड बॉन्ड बताया था कि नहीं? तो हुआ क्या था? आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है कैसे कि एक एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड के बीच में अट्रैक्शन होता है तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। राइट? तो आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो यहां पर जैसे कि मैं बात करूं, ये क्या थी? ये क्या थी बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन थी। क्या थी? पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? जैसे कि एक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पर एसिडिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ये एसिडिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। राइट? बेसिक, चलो, और ये क्या है? एसिडिक अमाइनो एसिड, ऐसे ही प्रेजेंट है। राइट? तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाती है? फोल्डिंग्स हो जाती है। तो इस तरीके का क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं बताइए? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। राइट? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं आपको पता ही है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा बताइए जल्दी से। इसमें होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। राइट? और क्या होगा मैम? यहां पर होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, और होगा आयोनिक बॉन्ड, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। राइट? तो मैंने यहां पर आपको बॉन्ड्स भी पढ़ा दिए पूरे। क्या पढ़ा दिए? बॉन्ड्स। राइट? तो क्या है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? एग्जांपल्स क्या है? सब कुछ हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द फोल्डिंग। क्या बेटा? फोल्डिंग ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किसमें फोल्डिंग हो रही है? यहां पर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इनटू अ स्पेसिफिक शेप। किसमें? एक स्पेसिफिक शेप में सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की क्या हो गई? फोल्डिंग हो गई। दैट डिटरमाइंस द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। जो कि क्या डिटरमाइन कर रही है? ये फोल्डिंग जो है, स्पेसिफिक शेप जो है प्रोटीन का, वो क्या डिटरमाइन कर रहा है? फंक्शन ऑफ प्रोटीन। राइट? तो इसे हमने क्या बोल दिया? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। राइट? तो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बेटा आपको, ये क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। तो इसी बात पे जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एंड राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो हमें यहाँ 10 इंटरेस्टिंग बायोमॉलिक्यूल का क्या लिखना है? स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, फाइंड इफ देयर इज एनी इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर द
कंपाउंड बाय आइसोलेशन। और ऐसी किसी इंडस्ट्री के बारे में बताना है कि जो क्या करती है, इन कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करती है। फाइंड आउट हु आर द व्यूअर्स। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा। जैसे कि मैं बात करूं आपको, मैं एग्जांपल बताती हूँ। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया। ठीक है, हमारे अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बताइए, ये हो जाएंगे हमारे मॉलिक्यूलर वेट, लो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। तो इन्हीं के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया। चलिए, तो पहला जो है, स्ट्रक्चर ऑफ 10 डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल्स आर गिवन। पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है क्या है, एल्डिहाइड शुगर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। कैसी शुगर है, एल्डिहाइड शुगर है। कौन सी शुगर है, एल्डिहाइड शुगर है। ओके, और मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना तो पूरा सिखा ही दिया था, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका फिशर प्रोजेक्शन क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन क्या है। तो क्या है बताइए, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देख लो क्या ऐसा ही है, देखिए क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है ये ग्लूकोज का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बताइए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ओके, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जो बायोमॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, ग्लूकोज। ओके, चलिए तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अब हम देखेंगे किसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज जो है, ये भी, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताइए, C6, एक मिनट दूसरे कलर से लिखते हैं। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H12O6। बट ये कैसी शुगर है, कीटोन शुगर है। क्या है, कीटोन या कीटोस शुगर है। ओके, तो इसका भी हम बना लेते हैं डायग्राम, है ना। इसका डायग्राम भी मैंने आपको बनवाया। कैसे बनवाया, देखिए यहां बीच में ऑक्सीजन ले आए, ये बन गया। या फिर हम और ऐसे इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, CH2OH। ये क्या हो जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर CH2OH, और एक CH2OH यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इसको ऐसे ही बनाते हैं हम, CH2OH, राइट, क्लियर है। और बाकी हम इनको बैलेंस कर देते हैं, इनको हम बैलेंस कर देते हैं। कैसे बैलेंस करना है, ये 1 2 3, ये 3 कार्बन है तो OH अंदर की तरफ होगा, H बाहर की तरफ, यहाँ OH, ये H, राइट, क्लियर है या नहीं। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, फ्रक्टोज का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, फ्रक्टोज का। ओके, क्लियर है या नहीं बेटा बताइए। अब नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर क्या है, आपको दो पहले क्या बनानी है, क्या बनानी है, रिंग बनानी है। कौन सी, हेक्सोसाइक्लो रिंग बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर 6, ये बन गया हमारा एक साइक्लोहेक्सेन, ये दूसरा साइक्लोहेक्सेन है, बट यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये ही ईन हो गया, राइट। ये एक और रिंग बनाई हमने, कितने कार्बन की, 6 की। दूसरी बनाई किसकी, 5 कार्बन की, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, पहली रिंग से क्या जोड़ना है, OH ग्रुप। क्या जोड़ना है, OH ग्रुप। और दो जो रिंग है जहां पर ये ज्वाइंट हो रही है वहां पर लगाना है मिथाइल ग्रुप। क्या लगाना है, मिथाइल ग्रुप। और वैसे बेटा स्ट्रक्चर पूछते नहीं है इसका, बट आप एक बार देख लो, राइट। ये किसका स्ट्रक्चर है, CH3, यहां पर हो जाएगा ये CH3, CH एक तरफ CH3, दूसरी तरफ क्या होगा, CH2। आप बैलेंस करते जाओ, ठीक है, बैलेंस करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या लगेगा, राइट। बैलेंसिंग करते जाओ तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या लगना है, राइट।
क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल। क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करना है? 2 रिंग बनानी है साइक्लोहेक्सेन की, और सेकंड रिंग ईन है, वहां पर क्या है? एक डबल बॉन्ड है। पहली रिंग से आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ना है, दूसरे रिंग और पहले रिंग के बीच में यहाँ पर जो बायसाइक्लिक रिंग हो रही है वहां पर आपको एक मिथाइल ग्रुप लगाना है। फिर आपको यहाँ सेकंड ग्रुप से एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग जोड़नी है, और एक कौन सी जोड़नी है बताइए? 5 कार्बन की। और इस 5 कार्बन से आपको क्या जोड़ना है? मिथाइल ग्रुप्स को जोड़ते जाना है। एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा यहाँ पर, और फिर आपने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? एल्केन। क्या जोड़ दिया? एल्केन। राइट? क्लियर है या नहीं? तो ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। तो 3 हमने स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बना चुके हैं। अब 4th है हमारा राइबोज। राइबोज जो है वो क्या होती है बेटा? जल्दी बताइए। ये होती है 5 कार्बन कंपाउंड रिंग, या मैं बोलूँ 5 कंपाउंड कार्बन कंपाउंड का है ये, और इस रिंग में 4 कार्बन होते, 1 ऑक्सीजन होता है। मतलब ये भी क्या है? एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। क्या होती है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। राइट? तो ये हो गई हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, देखो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है क्या आपको? ये हमारा क्या हो गया? राइबोज। क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? बताइए। ये हमारा क्या हो गया? राइबोज। डीऑक्सी राइबोज को क्या बनाना है? ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ऐसे ही बताया था मैंने पूरा आपको कि ये क्या है? फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, 4th एंड 5th कार्बन। तो आपको क्या करना है डीऑक्सी राइबोज में? राइबोज के सेकंड कार्बन पर से ऑक्सीजन को उड़ा देना है, हटा देना है। तो ये हटा देते हैं अपन। पूरे स्ट्रक्चर बनवाया मैंने एक एक। यहां पर देखो मैंने हाइड्रोजन को सिर्फ रखा है, ऑक्सीजन यहां से क्या कर दिया मैंने? हटा दिया। क्या कर दिया? ऑक्सीजन हटा दिया। कहां से हटाया ऑक्सीजन? देखिए जरा, कहां से हटाया ऑक्सीजन? ये पहला कार्बन, ये सेकंड कार्बन। यहाँ पर OH ग्रुप था, यहाँ देखिए OH है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? O को रिमूव कर दिया। तो रिमूव को क्या बोलूंगी? D। किसको रिमूव करा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सी किस में से रिमूव करा? राइबोस में से। तो जो शुगर बनेगी वो क्या कहलाएगी? डीऑक्सी राइबोस शुगर। ओके, ये राइबोस हो गई, वो कौन सी हो जाएगी? डीऑक्सी राइबोस। ये क्या हो जाएगी बेटा? डीऑक्सी राइबोस। राइट? चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मतलब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? टायरोसिन। तो टायरोसिन क्या है बेटा यहाँ पर? बताइए। टायरोसिन क्या होता है? अमाइनो एसिड। क्या है? अमाइनो एसिड। टायरोसिन क्या है? अमाइनो एसिड। तो देखिए यहाँ पर टायरोसिन का स्ट्रक्चर क्या है? एक बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन रिंग है। ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ है OH। क्या जुड़ा हुआ है? OH। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? फिनॉल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? बताइए, फिनॉल। फिर यहाँ पर जुड़ गया हमारा क्या? जल्दी बताइए। यहाँ पर है एसिड। कैसे बोल दिया एसिड? कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पर क्या है? जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या है? एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है? NH2, अमाइन ग्रुप। कौन सा? अमाइन ग्रुप। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? बताइए, टायरोसिन का। नेक्स्ट जो आपका है वो अमाइनो एसिड कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। क्लियर है? तो सबके स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखते हैं, ठीक है, बट अगर आपके NCERT ने पूछ लिया है तो एक बार बताने में क्या हर्ज है। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? तो नेक्स्ट है मेलाटोनिन। क्या है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। एडेनिन क्या है बेटा आपका? एडेनिन जो है, एडेनिन जो है आपका प्यूरिन डेरिवेटिव नाइट्रोजनस बेस है। क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव नाइट्रोजनस
नाइट्रोजिनस बेस। ओके, क्लियर है या नहीं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्यूरिन में कितनी रिंग होती है? 2 रिंग होती है। पहली रिंग जो होती है वो 6 कार्बन कंपाउंड होती है, कार्बन नहीं बोलेंगे, 6 मेंबर्ड रिंग होती है। दूसरी रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। और अगर हम दोनों को मर्ज करके बोले तो टोटल जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कंपाउंड वो कितने मिलेंगे? एलिमेंट 9। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कंबाइन एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या होती है? 9 मेंबर्ड रिंग। क्या होती है? 9 मेंबर्ड रिंग, राइट। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। अब बेटा देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है? ग्वानिन। तो ग्वानिन भी क्या है? ग्वानिन भी क्या होता है बेटा? ग्वानिन जो है वो भी क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव अमाइनो एसिड। क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव नाइट्रोजिनस बेस। क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव नाइट्रोजिनस बेस। ओके, तो यहां पर ग्वानिन भी क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव नाइट्रोजनस बेस। इसमें भी कितनी रिंग दिख रही है? 2 रिंग। ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ओके, दूसरी क्या है बेटा? 5 मेंबर्ड रिंग है। दूसरी क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग। दोनों को कंबाइनली हम बोलेंगे तो कितनी होती है ये? 9 मेंबर्ड रिंग। क्या होती है? 9 मेंबर्ड रिंग। ओके, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो मैंने सारे डायग्राम्स बनवाए हैं आपको। ओके, चलिए तो यहां पर देखते हैं मैनी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कंपाउंड्स बाय द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। सम एग्जांपल आर गिवन। तो इंडस्ट्री, कंपाउंड्स और बायर्स, ठीक है, इनके हम देखते हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब जहां पर क्या बनती है? ड्रग्स, मतलब मेडिसिन बनती है। क्या बनती है? मेडिसिन, राइट। वहां पर क्या कंपाउंड है? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। और जो बायर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड फूड इंडस्ट्रीज सच एज कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग juices, gems, etc. Research industries, cosmetics, medicine companies, पेपर इंडस्ट्रीज, क्लोथिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। क्या इतना क्लियर है या नहीं? फिर दूसरी कौन सी है? द लिक्विड ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है? द लिक्विड ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंपाउंड क्या है? लिक्विड ग्लूकोज है। यहां पर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कंपाउंड क्या था? बताइए। एंजाइम। और एंजाइम की यूज कहाँ कहाँ होता है ये सारी हमने देख लिया। यहाँ पर ये क्या है? ये एक इंडस्ट्री है जो कि क्या है? लिक्विड ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो किसको बनाती है? लिक्विड ग्लूकोज कंपाउंड को बनाती है। और इसके बायर्स कौन है? फूड कंपनीज। फूड कंपनीज इसको खरीदेंगी कि नहीं? बताइए। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो ये सारी की सारी कंपनीज इसको क्या करेंगी? लेंगी। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोटीन यूज्ड एज अ थेरेपेटिक एजेंट। तो भाई कौन कौन सी प्रोटीन को हम एज अ थेरेपी यूज करते हैं, मतलब एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। ओके, चलिए तो कौन कौन से थेरेपेटिक एजेंट्स हैं देख लेते हैं हम, कौन कौन सी थेरेपी में यूज करते हैं। फाइंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन, एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। और दूसरे जगह इन प्रोटीन का क्या एप्लीकेशन है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में, तो हम देखते हैं। चलिए, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इंसुलिन का, तो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, उसका यूज करते हैं हम डायबिटीज में। वैसोप्रेसिन का यूज करते हैं हम किस में? डायबिटीज इंसिपिडस में, राइट। तो यहाँ देखिए प्रोटीन की मैं बात करूं तो पहला है आपका इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन, राइट। पहला क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन को कहाँ यूज करते हैं? थेरेपेटिक यूज क्या है इसका? जल्दी बताइए। डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज। तो डायबिटीज में हम किसका यूज करते हैं? जल्दी बताइए। इंसुलिन का। दूसरा है वैसोप्रेसिन। क्या है? वैसोप्रेसिन। ओके, वैसोप्रेसिन का यूज कहाँ करते हैं हम? ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस
किस में यूज करते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस में। ओके, नेक्स्ट है इंटरल्यूकिन 2। क्या है? इंटरल्यूकिन 2। तो इंटरल्यूकिन 2 का यूज हम कहाँ करते हैं, जल्दी बताइए? यूज टू प्रिवेंट लो प्लेटलेट काउंट। जब प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तब हम किसका यूज करते हैं? इंटरल्यूकिन का। एंड टू डिक्रीज द रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉलोइंग कैंसर ट्रीटमेंट्स। ठीक है, और कहाँ पर यूज करते हैं? टू डिक्रीज द रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉलोइंग कैंसर ट्रीटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी क्या है? प्रोटीन है। सारे के सारे क्या है? हार्मोन्स ही तो हैं। ये क्या है? हार्मोन है। ठीक है, ये क्या है? हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन। तो इनका हम यूज कर रहे हैं। हार्मोन क्या है? प्रोटीन। तो यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग किसका? वैसोप्रेसिन का यूज हम करते हैं किसमें? इंड्यूसिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू इंड्यूस लेबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इनका यूज कर रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, कहाँ बन रहा है भाई? कहाँ पर स्टोर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका ऑक्सीटोसिन, या जैसे पिट्रोसिन भी कहते हैं हम, वो स्टोर होता है। ठीक है, जब इसकी जरूरत होती है तो सिक्रीट होता है। इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। तो अब जैसे कि लेबर पेन के दौरान क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका मूवमेंट जो है वो क्या कराता है? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। कैसे कराता है? ये सिग्नल पहुंचाता है कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करती है, जिसके वजह से जो मायोमेट्रियम होती है, राइट, यूट्रस की जो मिडिल वॉल होती है, मिडिल लेयर होती है, उसमें स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होता है। अब क्या है भाई? टाइम आ गया है डिलीवरी का, बट यहाँ पर क्या? लेबर पेन नहीं हो रहा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। उस टाइम पे क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली इंजेक्शन के फॉर्म में क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन जाएगा तो ऑक्सीटोसिन किस पे काम करेगा? मायोमेट्रियम पे। और मायोमेट्रियम पे काम करेगा तो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो जिससे बेबी जो है एक्सपेल आउट हो जाएगा, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, राइट। तो इन सब का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? फार्माक्यूटिकल यूज है। इन सारे प्रोटीन्स का क्या है? फार्माक्यूटिकल यूज है। ओके, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। तो देखिए आप आगे क्या बोल रहे हैं? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल गिव एन अप्रोप्रिएट प्रोटीनेशियस मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स। भाई कॉस्मेटिक्स में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है ना? पड़ती है कि नहीं पड़ती? जैसे कि मैं बात करूं, कैरेटिन प्रोटीन है, क्या प्रोटीन है, राइट। बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है हमें कॉस्मेटिक्स में। अब वो प्रोटीन हम कहाँ से लेंगे? ये हम सारे प्रोटीन्स लेंगे प्लांट से या एनिमल से। कहाँ से लेंगे? प्लांट से या एनिमल से। क्या म्यूसिन का नाम सुना है आपने? क्या म्यूसिन का नाम सुना? आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। कहाँ से लिया जाता है बताइए? स्नेल से। कहाँ से लिया जाता है? स्नेल से। तो अब मैं बात करूं कि ऐसे बहुत सारे प्रोटीन जो है वो इसका यूज किया जा रहा है किसमें? कॉस्मेटिक्स में, है ना। जो हेयर के लिए यूज किया जा रहा है, फेस के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स है जिनका यूज हम कॉस्मेटिक्स में कर रहे हैं, उनको लेंगे कहाँ से? एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे? उनको हम लेते हैं प्लांट्स या एनिमल से, राइट। प्रोटीन्स फ्रॉम एल्गी एंड फंजाई through and also increasingly being utilized as a protein source। तो प्रोटीन जो है एल्गी से भी लिया जाता है और फंजाई से भी लिया जाता है। तो आजकल जो प्रोटीन एल्गी और फंजाई से लिया जा रहा है उसका भी काफी ज्यादा यूज हो रहा है एज अ प्रोटीन सोर्स। क्या मैंने जब आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था, मैंने एल्गी पढ़ाया था, तो क्या मैंने आपको वहां बताया था कि क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन, क्लोरेला बताया था मैंने, क्लोरेला। ओके, मैंने स्पाइरुलिना बताया था कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसको यूज किया जाता है एज अ स्पेस ट्रेवलर फूड, फूड के फॉर्म में। अब देखिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो स्पेस में जा रहे हैं, ओके, चलो भाई हम बात करें चंद्रयान की, तो अब जा रहे हैं वहां पर इंसान ही गए ना, कि सिर्फ स्पेसशिप को अकेले तो नहीं भेजा दिया हमने कि जा बस वहां पे झंडा गाड़ के आ जाना, ऐसा तो नहीं है। तो कौन गए थे बताइए? यहाँ पर अब स्पेसशिप में हम इतना सारा खाना तो भर के नहीं लेके जा सकते। तो अब खाना भर के नहीं लेके जा सकते, पता चल रहा है 2 महीने के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो पूरा खाना पानी टांग कर लेके जा रहे हैं, पूरे पीछे लाद के पूरी स्पेसशिप को भर दिया उसी से। उसका वजन इतना ज्यादा हो गया कि वो जा ही नहीं पा रही है
है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना। तो क्या करना है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं, सैचेट्स बनाए जाते हैं इन सिंगल सेल प्रोटीन के, जिससे जितना वो खाना खा रहा है, मील ले रहा है जो इंसान, उतना प्रोटीन उससे मिल रहा है, उसकी वो रिक्वायरमेंट उस एक छोटे से स्मॉल सैचेट से फुलफिल हो जा रही है, राइट। तो यहाँ पर प्रोटीन सोर्स के फॉर्म में किसको हम एल्गी और फंजाई को भी आजकल काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखिए, हाई प्रोटीन प्लांट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ बिगिनिंग मटेरियल फॉर मेकिंग वेजिटेबल प्रोटीन्स। ओके भाई, तो हाई प्रोटीन प्लांट्स देख लेते हैं। हाई प्रोटीन प्लांट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ बिगिनिंग मटेरियल फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स प्रोटीन आर व्हीट, पता ना, व्हीट गेहूं, corn, gluten, rice, soy and oat protein, concentrate and deflated oil seeds मतलब almond, peanuts, sunflowers. Among the large variety of vegetable proteins, soy, globulins and wheat gluten are by far of the widest use. Wheat gluten, often just known as wheat protein, is distinctive cereal protein of high elasticity when hydrated. So proteins are useful because of their thickening and emulsifying effects. तो समझ रहे हो आप, यहाँ से जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, इन प्रोटीन की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कितनी हाई वैल्यू है इन प्रोटीन की। क्लियर है? किससे हम कौन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका क्या यूज़ है, समझ में आया? क्यों यहाँ पर ये जो प्रोटीन हम ले रहे हैं कहाँ से, सोए से, वो क्या है उसकी ये यूज देयर थिकनिंग एंड इमल्सिफाइंग इफेक्ट्स, इसकी थिकनिंग एंड इमल्सिफाइंग इफेक्ट की वजह से हम इसे यूज करते हैं। जो व्हीट प्रोटीन जो है उसको हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हाई इलास्टिसिटी है। क्या है? हाई इलास्टिसिटी, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो मैंने जब आपको लिपिड पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड पढ़ाया था, तो क्या मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सब पढ़ाया था। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड बेटा जो है वो किससे मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से। किससे? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। क्लियर है? इनसे मिलकर क्या बनता है आपका? ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब क्या है? 3, है ना। यहाँ पर ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड से मिलता है तो क्या बनाता है? ग्लिसराइड। तो यहाँ पर क्या है? ट्राइग्लिसराइड। तो कैसे होता है ट्राइग्लिसराइड, कैसे बनता है, देखते हैं। ग्लिसरॉल को हम और क्या बोलते हैं, बताइए? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसको आप और क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं, बट उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो मैंने बना लिया ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 क्या जुड़े? OH ग्रुप जुड़े, अलग अलग कार्बन पे ये जोड़ लिया मैंने। ये हमारे क्या हो गए? ग्लिसरॉल। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ये हमारा क्या हो गया बेटा? ग्लिसरॉल। और हमने 3 क्या लिए? फैटी एसिड। क्या लिए? 3 फैटी एसिड। तो मैं फैटी एसिड को भी ले लेती हूँ 3। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया? 3 फैटी एसिड। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप इसको नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए? मैं लिखती हूँ आपको ज़रा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको N से कर दो, कुछ भी हो सकता है N। जैसे कि पाल्मेटिक एसिड में यहाँ कितना होता है? 14 N14,
ठीक है। तो पामेटिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है। तो यहाँ N ले लिया और हमने क्या कर दिया CH3, क्या कर दिया CH3, ओके, ये हमने कर दिया CH3। तो अल्कोहल को जब एसिड से हम रिएक्ट कराते हैं, राइट, तो यहाँ से निकलता है क्या, पानी। क्या निकलता है, पानी। तो निकाल देते हैं पानी, ये निकल गया पानी, यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो क्या होगा, जल्दी बताइए, ट्राइग्लिसराइड। क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड। तो हम बना लेते हैं ट्राइग्लिसराइड। 3 कार्बन बनाओ पहले, 3 कार्बन बना लिए, बिल्कुल बन गए। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक एक हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, ये एक एक हाइड्रोजन लगा दिए। ऊपर और नीचे वाले पे एक और हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बचा बेटा, देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए यहाँ बच रहा है C, ये OC डबल बॉन्ड O, यही बच रहा है तीनों जगह, OC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी OC डबल बॉन्ड O, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, CH2N, CH2N, और यहाँ पर भी CH2N, राइट, और यहाँ लगा दिया मैंने CH3, क्या लगा दिया, CH3। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, बताइए, ट्राइग्लिसराइड का। किसका बन गया, ट्राई, ये क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये क्या है, ये है ग्लिसरॉल, ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल, और ये क्या हो गया बेटा, 3 फैटी एसिड। क्या हो गया, 3 फैटी एसिड, ओके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो देख लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड आर द टाइप ऑफ लिपिड। ट्राइग्लिसराइड क्या है बेटा, लिपिड का टाइप है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, लिपिड का टाइप है। फाउंड इन लिविंग बींग्स, किस में मिलता है, लिविंग बींग्स में। that are synthesized due to esterification। esterification क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार कि अल्कोहल और एसिड की जब हम रिएक्शन कराते हैं, किसकी, अल्कोहल और एसिड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। और इससे बनता क्या है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर। और एस्टर को आप कैसे दिखाते हो, इससे ही दिखाते हो ना। देखिए जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, इसी से आप क्या दिखाते हो, एस्टर दिखाते हो। क्या दिखाते हो, एस्टर, ओके। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो देखिए यहां पर ड्यू टू एस्टेरिफिकेशन ऑफ 3 फैटी एसिड, किसका एस्टेरिफिकेशन हो रहा है, 3 फैटी एसिड का, विथ किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। दीज आर कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फैट या ऑयल। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, फैट या ऑयल होते हैं, बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। अगर बेटा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो क्या है, फैट है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है मतलब वो क्या है, ऑयल। कैसे जाने, देखिए मैंने रूम टेम्परेचर रखा, अभी मैंने यहाँ का टेम्परेचर कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने लेके आई लिपिड को, किसको लेकर आई, लिपिड को। इस 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर एक जो लिपिड है वो कैसा है बताइए, वो सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मैं बात करूं लिपिड लिक्विड फॉर्म में है मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और मेरे को दूसरे को जो कि सॉलिड फॉर्म में उसको मेल्ट करने के लिए मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं मेरे को 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है, तब जाके वो क्या हो रहा है बताइए, मेल्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा वो फैट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम वो लिक्विड। राइट, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए।
तो यहाँ पर ग्लिसरॉल लिया मैंने और ग्लिसरॉल को 3 फैटी एसिड से जब मैंने रिएक्ट कराया, इस प्रोसेस को मैंने एस्टेरिफिकेशन कहा और यहाँ आपको क्या मिल गया जल्दी बताइए, यहाँ आपको ट्राइग्लिसराइड मिल गया, ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसराइड को और हम क्या बोलते हैं, ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। जैसे कि मैंने अभी बोला वहां पर एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराते तो क्या बनता है बताइए, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। तो यहाँ पर ट्राई एस्टर ग्लिसरॉल बन रहा है, राइट, जिसे हम और क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। क्या इतना क्लियर है बताइए। तो देखिए बेटा, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो दो जगह आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे, राइट। मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, मैंने आपको कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि आपको केमिस्ट्री में अलग से ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे। वैसे टीचर छोड़ देते हैं, राइट, बोलते हैं बायो का पार्ट नहीं है, केमिस्ट्री का पार्ट है, तो हम क्यों पढ़ाएं पूरे स्ट्रक्चर्स, बट मैंने खुद से बनवाए हैं आपको एक एक स्ट्रक्चर, राइट। क्लियर है। तो प्लीज अगर मैंने मेहनत करी है तो आपको भी मेहनत करना है। ओके चलिए, तो ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने अभी बोला कि इस टेम्परेचर पे ऑयल जो है वो कैसा रहता है, मेल्ट रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ऑयल की मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर एज कंपेयर टू फैट। किसके कंपैरिजन में, फैट के कंपैरिजन में। द 3 फैटी एसिड्स मे बी डिफरेंट और सेम। ये 3 फैटी एसिड जो हम जोड़ रहे हैं बेटा, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, राइट। देयरफॉर दे मे बी नोन एज सिंपल और मिक्स्ड। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल या मिक्स्ड, राइट। क्लियर है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ बताइए किसके, फैटी एसिड। ओके चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना किसी देरी के फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा, कैन यू अटेंड बिल्डिंग मॉडल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स यूजिंग कमर्शियली अवेलेबल एटॉमिक मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल। क्या बॉल एंड स्टिक मॉडल से आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या बना सकते हो, बिल्डिंग मॉडल बना सकते हो बायोमोलिक्यूल का। जल्दी बताइए, क्या आप बना सकते हो या नहीं, जल्दी बताइए। तो मैं बिल्कुल बना सकती हूँ बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल का एक बिल्डिंग मॉडल, है ना। तो आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसको हम जोड़ते जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया होगा, कभी आपके टीचर ने दिखाया होगा, आपके टीचर ने कभी मीथेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया होगा, राइट। सॉलिड स्टेट में कभी देखा होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है, अब हम इसका यूज हम बायोमोलिक्यूल में भी करते हैं, राइट। तो ये देखो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे ही हम डीएनए का, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए। चलिए, तो आगे बढ़े बेटा, बताइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड एलानिन। तो पहले तो बात आती है एलानिन की। एलानिन जो है क्या है बेटा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। क्या है बताइए, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, है ना। तो हम हमेशा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा ही पढ़ते हैं। ओके, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो गया। यहाँ पर ये कायरल है या ए कायरल है, जल्दी बताइए। ये कायरल है। क्यों कायरल है, क्योंकि इस पे जो मीथेन का सब्स्टिट्यूएंट होता है, इस पे चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट होते हैं, राइट। मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ किसका, फिनाइल एलानिन का। तो क्या होगा, सी, यहाँ पर क्या होगा, एसिड, यहाँ पर क्या होगा बेटा, अमाइन। क्या हो जाएगा, अमाइन। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, और इस वेरिएबल ग्रुप पर प्रेजेंट होगा CH3। क्या होगा, CH3। तो यहाँ पर देखिए चारों के चारों जो ग्रुप है, कंपाउंड है, A, B, C और D, चारों के चारों डिफरेंट है। तो ये अमाइनो एसिड कैसा है, कायरल। क्या है, कायरल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए बेटा, इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन इज गिवन बिलो। क्या यही स्ट्रक्चर बनाया मैंने, जल्दी बताइए। इसको हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल। इसे हम क्या कहते हैं बताइए, सी टर्मिनल।
वैसे कि हम यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन में देखते हैं सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। अगर एक अमाइनो एसिड की बात करो तो उसके लिए भी ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका सी टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर एसिड जुड़ा है, सी जुड़ा है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा उसका एन टर्मिनल। क्या हो जाएगा बेटा, एन टर्मिनल। क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर बताइए यहाँ पर CH3 की जगह H होता, हाइड्रोजन होता, तो कौन सा अमाइनो एसिड होता? जल्दी बताइए, सारे के सारे बच्चे कमेंट करिए। और सीरीन का क्या होता है यहाँ पर, जल्दी बताइए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर गम्स। गम, हाँ वो आपके अंदर जो गम है वो मैं समझ रही हूँ, मेरे अंदर भी बहुत गम है। हम वो गम की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो वाले गम की बात कर रहे हैं जिससे आप पेपर चिपकाते हो, राइट? तो वो वाले गम की हम बात करें तो वो गम किससे बनता है? आपको याद होगा कि गम जो है वो एक्सट्रैक्ट है किसका, प्लांट का। तो भाई ये क्या होता है गम, है ना? ये सारे गम हम यही निकाल देते हैं। ये गम जो है ये क्या है, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किससे बना होता है, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा वो कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोसैकेराइड है ना? ये कैसा होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये कैसा होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। मतलब डिफरेंट यूनिट से मिलकर क्या बना हुआ है, गम का स्ट्रक्चर। तो गम डिफरेंट प्रकार की तो होते हैं, यहाँ पर ये गम जो है वो किसका बना हुआ है बताइए, हेट्रोपॉलीसैकेराइड का, राइट? फेविकॉल का नाम तो सभी ने सुना है ना? सभी ने फेविकॉल का एड भी देखा होगा कि वो एक शर्मा जी का सोफा है, वर्मा जी का सोफा है, वो घूमते जा रहा है सोफा, बट सोफे की हालत खराब नहीं हो रही। क्यों सोफे की हालत खराब नहीं हो रही? क्योंकि सोफे को जब बनवाया था तो उसमें फेविकॉल का यूज किया था। किसका यूज किया था, फेविकॉल का। तो फेविकॉल क्या होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल। क्या है, पॉलीविनाइल अल्कोहल ग्लू होता है, राइट? तो देखिए पहला, गम इज मेड अप ऑफ, गम जो है वो किससे बना होता है बेटा, गम्स आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। एंड केमिकली दे आर हेट्रोपॉलीसैकेराइड। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, केमिकली हेट्रोपॉलीसैकेराइड। क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, राइट? तो फेविकॉल की मैं बात करूं, फेविकॉल इज पॉलीविनाइल अल्कोहल ग्लू, अल्कोहल ग्लू। तो यहाँ पर बेटा क्या है, फेविकॉल क्या है, पॉलीविनाइल अल्कोहल ग्लू है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल गम। तो बेटा जो फेविकॉल है वो नेचुरल गम से क्या होता है, डिफरेंट होता है, एज इट इज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट। क्योंकि बेटा देखिए गम जो है वो क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। बट मैं यहाँ पर फेविकॉल की बात करूं तो फेविकॉल जो है एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है। क्या है, सिंथेटिक प्रोडक्ट। तो फेविकॉल जो है वो नेचुरल गम से डिफरेंट होता है। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है फाइंड आउट अ क्वालिटेटिव टेस्ट। भाई क्वालिटी को टेस्ट करना है यहाँ पर, तो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोटीन का, फैट का, ऑयल, अमाइनो एसिड का हमें क्वालिटी टेस्ट करना है, तो बिल्कुल करते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल, अमाइनो एसिड्स एंड टेस्ट एनी फ्रूट जूस। किसको टेस्ट करना है, फ्रूट जूस को, सलाइवा को, स्वेट को एंड यूरिन को फॉर देम। तो अगर हमें किसका टेस्ट करना है, प्रोटीन का टेस्ट करना है, फैट का टेस्ट करना है, ऑयल का टेस्ट करना है, अमाइनो एसिड का टेस्ट करना है, तो उस टेस्ट को हम कहाँ करेंगे, फ्रूट जूस में, सलाइवा में, स्वेट में या यूरिन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेस्टिंग। ओके चलो, तो हम यहाँ पर पैथोलॉजी खोलते हैं अभी। ओके, तो पैथोलॉजी खोल ली हमने। यहाँ पर क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो पहला जो टेस्ट है हम वो प्रोटीन की क्वालिटी को जानने के लिए टेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटीन क्वालिटी को टेस्ट करने को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इसे हम कहते हैं ज़ेनथोप्रोटिक टेस्ट। क्या बोलते हैं, ज़ेनथोप्रोटिक टेस्ट।
तो बेटा मैं हर एक चीज आपको लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम प्रोटीन के टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन के जो क्वालिटी को जो टेस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ैंथोप्रोएटिक टेस्ट। ओके चलिए, तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होगा प्रोटीन के लिए, यूरिन। और क्या होगा जल्दी बताइए। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हमने किसको लिया, यूरिन को। तो यूरिन को हमने क्या किया, टेस्ट किया, और हमने क्या देखा, येलो प्रेसिपिटेट। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, येलो प्रेसिपिटेट। यूरिन टेस्ट आप लोगों ने करवाया होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सारी बीमारी जो होती है, डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसको जानने के लिए किसका टेस्ट किया जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या देखा उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, येलो प्रेसिपिटेट। क्या मिला, येलो प्रेसिपिटेट। तो इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं, इन्फेरेंस की बात करूं, तो ये क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट्स सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड मटेरियल। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर जो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड मटेरियल। किसमें, फूड मटेरियल में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पर जब हम वाटर का करेंगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, है ना। तो वाटर का जब हम करेंगे तो नो प्रेसिपिटेट, वाटर में कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए कौन सा टेस्ट बोलते हैं, ज़ैंथोप्रोएटिक टेस्ट। किस पे करते हैं, यूरिन पर। ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, येलो प्रेसिपिटेशन। क्या सजेस्ट करता है, येलो प्रेसिपिटेशन जो है वो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर फूड मटेरियल में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो क्वालिटी टेस्ट है, किसके लिए, फैट के लिए। तो फैट की क्वालिटी जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, बताइए, इमल्सिफिकेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे, इमल्सिफिकेशन टेस्ट। तो देखते हैं इमल्सिफिकेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं। तो फैट के लिए जो टेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन टेस्ट। तो ओके, क्या लिया भाई इमल्सिफिकेशन टेस्ट के लिए, स्वेट। क्या लिया, स्वेट। ओके स्वेट ले लिया। तो स्वेट लिया तो आपको क्या मिला, स्वेट में ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या मिली, ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या मिली, ऑयल ड्रॉपलेट। सिंपल सी बात है, जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम से गर्मी हो जाती है तो मेरे को क्या आएगा, स्वेटिंग। तो मेरे फेस पर ऑयल आने लगेगा, राइट। क्या आने लगेगा, ऑयल। सिंपल सी बात बताइए, आपकी फेस पर, आपकी बॉडी पर ऑयल कब आता है, गर्मी में ज़्यादा आता है या ठंडी में ज़्यादा आता है। आपकी स्किन ड्राई कब होती है, गर्मी में या ठंडी में। ये बोलोगे ना कि ठंडी में ज़्यादा, गर्मी में ज़्यादा ड्राई होती है, तो मैं बोलूँगी ठीक है कोई बात नहीं, अब यही है ना, यही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्वेट है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की। किसकी, ऑयल ड्रॉपलेट्स की। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, इट मीन्स इमल्सिफिकेशन सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द प्रोवाइडेड फूड मटेरियल। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई जो प्रोवाइडेड फूड मटेरियल है उसमें क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। वाटर में कोई ऑयल ड्रॉपलेट्स के, वाटर में ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है नहीं, ओके, तो कोई ऑयल ड्रॉपलेट्स नहीं है। नेक्स्ट जो क्वालिटी टेस्ट है वो किसके लिए है, फॉर ऑयल। तो ऑयल के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पेपर टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, पेपर टेस्ट। तो पेपर टेस्ट में हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या ले रहे हैं, फूड मटेरियल, ठीक है। फूड मटेरियल का हमने सैंपल लिया और ऑब्जर्वेशन क्या देखी, पेपर टर्न इनटू ट्रांसलूसेंट। पेपर कैसा टर्न हो गया, ट्रांसलूसेंट। और यहाँ पर देखिए, ओपेक पेपर बिकम ट्रांसलूसेंट विच सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड मटेरियल। तो जो ओपेक पेपर था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्रांसफर हो गया किसमें, चेंज हो गया किसमें, ट्रांसलूसेंट पेपर में, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर जो फूड मटेरियल है उसमें क्या प्रेजेंट है, बताइए, फैट या ऑयल प्रेजेंट है, राइट। वाटर के साथ करेंगे तो पेपर गेट्स सॉगी, है ना। जब वाटर के साथ हम यही टेस्ट करेंगे तो पेपर कैसा हो जाएगा, सॉगी। कैसा हो जाएगा, सॉगी, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब नेक्स्ट टेस्ट है स्टार्च के लिए। किसके लिए है, स्टार्च के लिए। तो भाई स्टार्च को क्यों छोड़े हम, स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट।
जब मैंने आपको स्टार्च पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था बेटा कि स्टार्च जो है वो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। बताया था कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है? फ्रूट जूसेस। क्या है? फ्रूट जूसेस। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुई? ब्लू ब्लैक कलर व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन आर एडेड। तो स्टार्च में क्या ऐड कर दिया हमने? आयोडीन के कुछ ड्रॉप। तो आपको कैसा कलर देखने को मिला? ब्लू ब्लैक कलर। ओके, इनफेरेंस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू ब्लैक कलर सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन प्रोवाइडेड फूड मटेरियल। इससे हमें क्या पता चला कि जो फूड मटेरियल है उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है, राइट। वहीं पर वाटर के साथ क्या करेंगे? इस टेस्ट को करेंगे, आयोडीन टेस्ट को करेंगे, तो किसी भी प्रकार का कलर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन को ट्रैप करने के लिए कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। क्या वाटर ऐसा कोई ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है? नहीं बनाता। इसलिए यहाँ पर कोई भी कलर शो नहीं होगा जब वाटर से हम टेस्ट करेंगे, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। तो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, find out how much cellulose is made by all the plants in the biosphere and compare it with how much of paper is manufactured by man, and hence what is the consumption of plant material by man annually? What are loss of vegetation? तो इनका कहना है भाई जो सेल्यूलोज है, हाउ मच सेल्यूलोज इज मेड बाय ऑल द प्लांट्स, कितना सेल्यूलोज जो है वो प्लांट से मिल रहा है, कहाँ पर? बायोस्फीयर में। और कंपेयर इट विथ हाउ मच पेपर इज मैन्युफैक्चर, क्योंकि पेपर जो है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पेपर की? किसके थ्रू? मैन के थ्रू। हम पेपर बनाते हैं ना। एंड हैज व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, और प्लांट मटेरियल का कितना कंजप्शन है एनुअली, हर साल कितना कंजप्शन होता है प्लांट मटेरियल का, राइट। क्लियर है? तो देख लेते हैं हम। मोस्ट पेपर इज फॉर्म्ड फ्रॉम वुड पल्प, ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो किससे बनते हैं? वुड पल्प से बनते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ वुड पल्प इज सेल्यूलोज, ये वुड पल्प का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है बेटा। क्या होता है? सेल्यूलोज। अ पॉलीमर मेड अप ऑफ सेवरल ग्लूकोज, तो मैंने आपको सेल्यूलोज पढ़ाया था, कैसे बोला था कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। किसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज जुड़ते जाते हैं, राइट, और एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। अब देखिए, मॉलिक्यूल लिंक टुगेदर, इसमें क्या होता है? सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड टुगेदर, यही बोला मैंने। द सेल्यूलोज मॉलिक्यूल एंड देयर बॉन्डिंग टू ईच अदर गिव द पेपर। यहाँ पर सेल्यूलोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है, और ये क्या देते हैं? पेपर। ओके, its property, paper its property, nearly 33% of everything in the plant matter is cellulose। तो भाई जो प्लांट मैटर है उसमें से 33% तो क्या है? सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज। द सेल्यूलोज कंटेंट ऑफ वुड इज 40 to 50% एंड कॉटन इज 90%। क्लियर है? फॉर इंडस्ट्रियल यूज सेल्यूलोज इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन। तो भाई इंडस्ट्रियल यूज के लिए सेल्यूलोज को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? मोस्टली फ्रॉम कॉटन एंड वुड पल्प। और कहाँ से भाई? वुड पल्प से। इट इज यूज्ड प्राइमरली टू प्रोड्यूस पेपर। क्यों इसका यूज किया जा रहा है? पेपर बनाने के लिए। आजकल हर एक इंसान पढ़ रहा है, हर एक इंसान को कॉपी की जरूरत है, राइट। तो कॉपी की जरूरत है, तो कॉपी किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी है। और सेल्यूलोज हम कहाँ से ले रहे हैं? बताइए। वुड पल्प एंड कॉटन से। आगे देखिए बेटा, एंड पेपर बोर्ड किसको बनाने के लिए? पेपर एंड पेपर बोर्ड को बनाने के लिए। पेपर बोर्ड पता है ना आपको? To a smaller extent, it is converted into a large variety of derivative products like rayon and cellophane। ठीक है, तो भाई आप समझ रहे हो कितना ज्यादा यूज हो रहा है किसका? यहाँ पर सेल्यूलोज का। अगर आप, सिंपल सी बात है, प्लांट नहीं होगा, वुड पल्प नहीं होगा, कॉटन नहीं होगा, तो ये सब चीजें कहाँ से बनाएंगे? इसका फिर हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? बताइए, क्या ढूंढना पड़ेगा? कोई ऐसा चीज ढूंढनी पड़ेगी जो इसकी फुलफिलमेंट पूरी कर सके। बट इसकी तो कर लेंगे,
बट जीने के लिए तो हमें प्लांट की ज़रूरत है ना, क्यों खाना कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। तो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या आप बताइए, क्या आप जी पाओगे, नहीं ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। चलिए भाई, एंजाइम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब ये क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिएक्शन को फास्ट। एंजाइम होता क्या है, प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम, राइट। तो एंजाइम क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम न्यूक्लिक एसिड बिहेव एज एंजाइम, जैसे कि हम बात करें किसकी, आरएनए की, राइट। तो राइबोजाइम जो है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। राइबोजाइम में न्यूक्लिक एसिड बिहेव करता है एज अ एंजाइम, और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए और डीएनए। बट आरएनए के पास क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो आरएनए किसके जैसे बिहेव कर रहा है वहां पर, एंजाइम के जैसे, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कि किसको कैटलाइज करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को, राइट। जैसे कि हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटालिस्ट की, जैसे कि मैंने बहुत बार एग्जांपल बताया, हेवर्स प्रोसेस। हेवर्स प्रोसेस में हम किसका यूज करते हैं बताइए, हम यूज करते हैं आयरन कैटालिस्ट का, राइट। तो वहां पर आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, उस प्रोसेस को, अमोनिया के फॉर्मेशन प्रोसेस को काफी ज्यादा फास्ट बना रहा है। वैसे ही एक लिविंग बॉडी के अंदर यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है, एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, राइट। तो बायोकेमिकल, हमारे अंदर जो रिएक्शन हो रही, उन रिएक्शन को हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। तो उन बायोकेमिकल रिएक्शन में कौन हेल्प करता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसे हम एंजाइम कहते हैं इन सेल्स। सो यूजुअली एंजाइम्स आर प्रोटीन, यूजुअली एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बट आ गया बट, ओके, समटाइम्स आरएनए ऑल्सो बिहेव कैटालिटिकली, पर कुछ टाइम आरएनए भी क्या करता है, कुछ आरएनए भी कैसे बिहेव करते हैं बताइए, कैटालिटिकली, मतलब एंजाइम की प्रॉपर्टी रखते हैं। कैटालिटिक आरएनएस आर कॉल्ड राइबोजाइम। तो जो कैटालिटिक आरएनए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। ईच एंजाइम वर्क बेस्ट एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मैंने पीएच बताया था, क्या होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच वो टेम्परेचर या पीएच होता है जिसपे जो एंजाइम है अपनी हाईएस्ट मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच, ओके। तो इनका कहना है ईच एंजाइम वर्क्स एट इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, सब्सिक्वेंटली एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, ओके, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट है वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाता है एंजाइम का स्ट्रक्चर, वो कुछ काम का नहीं बचता, राइट। तो ये क्या है बेटा, एंजाइम है, और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, राइट। क्लियर है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी वाली क्लास में, तो वहां पर मैंने क्या बताया था आपको कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री टू 40 डिग्री पर एंजाइम अच्छे से काम करता है, राइट। बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसपे जो आपके एंजाइम है वो सबसे अच्छे से काम करते हैं, राइट, मतलब हाई एफिशिएंसी शो करते हैं। तो देखिए, एंजाइम वर्क एट मोस्ट एक्सीलेंट एट देयर ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर। तो देखिए, टेम्परेचर एंड एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पर मैं क्या बात करूं बेटा, आपके इस डायग्राम में इन्होंने कितना दिखाया, 40 डिग्री। मैंने जैसे कि बोला अभी 25 टू 40 डिग्री पर एंजाइम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे एंजाइम कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव
और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम कैसा हो जाएगा, डीनेचर्ड। क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो ये क्या है, पीएच, कौन सा पीएच होगा, ये पीएच है आपका 7। कितना है, ऑप्टिमम पीएच कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। उससे कम पीएच करोगे तब भी एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, और इससे हाई पीएच पर भी, मतलब बेसिक पे भी क्या हो जाएगा, वो डीनेचर्ड, राइट। इसलिए जहां का एंजाइम है, जैसे कि हम बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, तो मैंने अगर क्या ले लिया, सलाइवरी अमाइलेज को ले लिया, राइट, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, मेरे बकल कैविटी में, है ना। सलाइवरी जो सलाइवा उसमें प्रेजेंट है, ओके। अगर मैं उसको लेके चली जाती हूँ कहाँ, स्टमक में, तो वो काम का नहीं होगा, वहाँ वो फंक्शनल नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड, राइट। वहीं पर मैं बात करूँ किसकी, पैप्सिन की। किसकी बात करूँ, पैप्सिन की, जो कि कहाँ का एंजाइम है, स्टमक का। उसे मैं लेके चली जाऊंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर भी वो फंक्शनल नहीं होगा, क्योंकि वो एसिडिक पीएच पे काम करता है, राइट। तो आप यहाँ पर पीएच चेंज करोगे, तो पीएच चेंज करने पर एंजाइम क्या हो जाता है, काम नहीं करता, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डीनेचर्ड। कैसा हो जाता है, डीनेचर्ड, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ओके। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, डेली बेसिस पर आप लाइव वीडियोस एंड रिकॉर्डेड सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एंड स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस प्लेलिस्ट में आपको इंक्लूड किया जाता है, इस प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एनसीईआरटी थ्योरी के अलावा एडवांस थ्योरी भी आपको कराई जाती है। एडवांस थ्योरी के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट में। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना, और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।